देखिए आपका सिसरो भी बताया गया, ये भी पूछा जाता है कहाँ के वेद शास्त्री थे, तो रोम। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका बना है स्टोइक विचारधारा। तो स्टोइक विचारधारा कल बताया गया था कि प्रतिपादक कौन थे, जेनो महोदय थे। और यह विचारधारा ये मानती है कि कुछ ऐसे प्रकृति के नियम हैं जो मानव और प्राणियों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके बाद आपका भारत में हल्का सा बताया गया था, वेद स्मृति पुराण ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो जो ये प्राकृतिक विचारधारा का प्राचीन काल था समाप्त हो गया था। इसके बाद डार्क एज आता है। डार्क एज मतलब कि दूसरा काल कौन आता है, अंधयुग। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। देखिए पहले मॉडल क्या क्या बना है भाई, वो बता दिया जाए। पहला क्वेश्चन ये बना है कि अंधयुग में कौन से विधिशास्त्री थे जो प्राकृतिक विचारधारा को बनाए रखे। तो 3 का नाम याद रखिएगा, ग्रेगोरी, एम्ब्रोस और संत ऑगस्टाइन, ये याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन ये बना है कि आपका सबसे प्रमुख ये बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री डार्क एज से संबंधित नहीं है। अब नहीं है दे देगा, तो जब तक तीनों याद न रहे आप नहीं मार सकते। तो दे देगा, मान लीजिए संत ऑगस्टाइन दे दिया, एम्ब्रोस दे दिया, ग्रेगोरी और एक अरस्तु दे दिया। तो कौन डार्क एज से संबंधित नहीं है, अरस्तु, क्योंकि अरस्तु किससे संबंधित है, प्राचीन काल से। तीसरा मॉडल जो बनता है, बन ही चुका है, कि किस विधिशास्त्री को प्राचीन काल के सूर्यास्तता और मध्यकाल के सूर्योदय के बीच की कड़ी माना जाता है। तो आपका संत ऑगस्टाइन, ये याद रखिए, पूछा जा चुका है ये। फिर संत ऑगस्टाइन का कोटेशन अभी नहीं पूछा गया है, कोटेशन ही बताना है। संत ऑगस्टाइन ये कहते हैं कि अगर आपका कह सकते हैं कि शहरों से न्याय निकाल दिया जाए तो ये डकैतियों के अलावा कुछ नहीं होंगी। यानी कि अगर व्यक्ति बिना कानून के जीवन व्यतीत करने लगे तो ऐसी दशा में जैसे डकैत जाते हैं और हथियार दिखाकर दूसरे को लूट लेते हैं, उसी प्रकार समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और बलवान व्यक्ति निर्बल को रोक दबाएगा और कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए विधि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जो निर्बल है या अबल है उसको भी कानून समानता का अधिकार देता है और उसके भी अधिकारों की रक्षा की जाए। यानी कि जो बलशाली हैं या जो पावरफुल व्यक्ति हैं वह कानून उसके लिए नहीं, निर्बल के लिए ज्यादा है। यानी कि निर्बलों के अधिकारों की क्या की जाए, रक्षा। और यही कम हो रहा है, और कोई बात नहीं भारत में। लास्ट में हम बताएंगे भारत में। इसको लिखिए भाई, आपका अंधयुग हेडिंग डाले थे ना, इसमें लिखिए अंधयुग में निम्नलिखित 3 विधिशास्त्री, अंधयुग में निम्नलिखित 3 विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि को बनाए रखे थे। तीनों का नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित 3 विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि को बनाए रखे थे। क्वेश्चन आ चुका है ये यूपीजे में। लिखिए, तीनों का नाम लिखिए भाई। पहला ग्रेगोरी, दूसरा एम्ब्रोस, दूसरा विद्वान था एम्ब्रोस, और तीसरा थे संत ऑगस्टाइन।
अब कभी काल सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन था पूछ देता है, तो कौन थे? संत अगस्टाइन। अगर आ जाए तो भाई नए मॉडल भी थोड़ा चलना है, ताकि सतर्क नए मॉडल से भी रहना है कि अगर नया मॉडल आ जाए तब क्या करेंगे। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संत अगस्टाइन को, ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, जो आपका अब लिखवाया जा रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है। संत अगस्टाइन को शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त, संत अगस्टाइन को शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, के सूर्यास्त और मध्यकाल के सूर्योदय के पूर्व की, और मध्यकाल के सूर्योदय के पूर्व की कड़ी माना जाता है। चैन, कड़ी माना जाता है, कड़ी मतलब श्रृंखला हुई, कड़ी माना जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। अगला लिखिए भाई, संत अगस्टाइन ने 2 किताबें लिखी, पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहिए। संत अगस्टाइन ने 2 किताबें लिखी, पहला स्वतंत्र इच्छा और दूसरा ईश्वर का शहर। पहला स्वतंत्र इच्छा और दूसरी किताब इन्होंने लिखी ईश्वर का शहर, ईश्वर का शहर। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, संत अगस्टाइन ने यह कहा कि, ये अभी कोटेशन आया नहीं, आ सकता भाई थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा। संत अगस्टाइन ने ये कहा कि यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए, यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो यह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं है, तो यह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं है। अंतिम इनका लिखिए, प्राकृतिक, अंतिम कोटेशन, प्राकृतिक विधि मानव निर्मित विधि से श्रेष्ठ होती है। यानी कि जो नेचुरल, नेचर द्वारा बनाया गया ला होता है, वो ह्यूमन द्वारा बनाए गए ला से क्या होता है, उच्च कोट क्या होता है, यानी कि श्रेष्ठ होता है। ये जितने आएंगे अभी शास्त्री इसमें, वो प्रकृति को क्या करेंगे, ज्यादा मार्क्स देंगे, ये भी याद रखिए। इस संत अगस्टाइन का क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, इसमें आपका एक और विद्वान आ जाते हैं, पोप ग्रेसियस। लिखिए, पोप ग्रेसियस, पोप ग्रेसियस। अब देखिए, आपका एक आपका चलना पड़ेगा मॉडल, पोप ग्रेसियस। यहाँ लिख लीजिए लगभग 500 ईस्वी, इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा, लगभग 500 ईस्वी में थे। देखिए होता क्या है, अब एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा और इनका सिद्धांत देखना पड़ेगा। देखिए आपका, अब तक आपने ये देखा मुख्य रूप से कि भाई आपका कुछ दार्शनिक आए और दार्शनिकों ने ये विचार प्रकट किया, दार्शनिकों ने, कि जो प्रकृति द्वारा बनाया गया कानून होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात वह कानून आपका बड़ा होता है या वह कानून उच्च होता है। किससे?
मानव निर्मित कानून की अपेक्षा। अब समस्या ये आई कि इसी बीच आपका राज्यों का, संगठित राज्यों का उदय हुआ और ज्यादातर राज्यों में सम्राट आ गए, यानी कि राजा आ गए। अब जो ये राजा थे, अब राजा आ गए, यानी कि सम्राट का उदय हो गया। और इधर आपका जो दार्शनिक या जो धर्म गुरु थे, इधर क्या आ गए? इसका मतलब कि लगभग 5वीं शताब्दी में राज्य और चर्च के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि जनता किसके आदेश को माने। राजा कह रहा था कि जनता ने हमें राज्य दिया है, अतः जो मैं कहूँगा या जो मैं आदेश दूंगा वह जनता माने। अर्थात राजा का मानना था कि मैं बड़ा और मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, अतः जनता मेरा आदेश मान। जो धर्म गुरु थे या धर्म गुरु थे, वह कह रहे थे कि भाई ईश्वर ने मुझे भेजा है और मैं जो बोलता हूँ वह ईश्वर ही बोलवाता है, अतः जनता का ये कर्तव्य है कि मेरे द्वारा दिए गए आदेश का पालन। यानी कि कौन बड़ा, अब ये समस्या आ गई कि आपका स्टेट बड़ा कि आपका चर्च बड़ा। ये विवाद ज्यादा बढ़ गया 5वीं शताब्दी में लगभग। तो इस विवाद को निपटाने के लिए पोप ग्लेसियस आपका विद्वान आए और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। वह सिद्धांत यही पूछा जाता है, दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। यानी कि दो जो पावर हैं उसके बीच बैलेंस बनाने का प्रिंसिपल। तो दो शक्तियां कौन कौन थी? एक राज्य था यानी कि सम्राट, और दूसरी शक्ति अब कौन आ गई थी? चर्च। चर्च माने धर्म गुरु। अब समस्या ये थी कि इन दोनों शक्तियों के विवाद को कैसे सुलझाया जाए। तो पोप ग्लेसियस ने इसको सुलझाने के लिए एक तरीका निकाला, और वह तरीका ये निकला कि जो राज्य होगा या सम्राट होगा वह प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च होगा, और जो चर्च होगा वह धार्मिक मामलों में सर्वोच्च होगा। यानी कि धर्म संबंधी मामलों में आदेश कौन पारित करेगा? चर्च। और प्रशासनिक या कार्यपालकीय मामलों में आदेश कौन पारित करेगा? राजा। यानी कि हम बड़े तो हम बड़े, तो पोप ग्लेसियस ने कह दिया कि दोनों बड़े, और दोनों के कार्य क्षेत्र को क्या कर दिया? बांट दिया। लेकिन वही कहानी है कि इनके सिद्धांत के बावजूद भी न तो राज्य मान रहा था इनका सिद्धांत, न चर्च माना। फिर भी दोनों लोग यही कहते थे कि मैं बड़ा, और जो मैं आदेश दूंगा वही जनता क्या करेगी? पालन। ये दोनों कह रहे थे। तत्पश्चात इस विवाद का निपटारा नहीं हो पाया, और दोनों के विवाद में आपका चर्च पराजित हुआ। कौन पराजित हो गया? चर्च। और जीता कौन? राज्य। यानी कि फिर याद रखिए, कौन जीता? राज्य। और कौन पराजित हो गया? अब जब कोई, अब कहानी आगे यहीं से बढ़ेगी, और 3 विद्वान अब आएंगे, 3-4 विद्वान आपका अच्छे हाफ लाख रूस, यानी कि कहानी बढ़ा दिया जाए तब है इसको लिखवाया जाए। इस जो पोप ग्लेसियस ने सिद्धांत दिया, कभी काल इस सिद्धांत को 2 तलवारों के बीच के धार का सिद्धांत कहते हैं, या 2 शक्तियों में बैलेंस बनाने का सिद्धांत, ताकि आपका दोनों का अस्तित्व बना रहे। अब थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाइए, तब अगला काल आपका आ जाएगा। कह सकते हैं कि ये आपका अगला काल आएगा। देखिए, जब राज्य विजयी हो गया, ध्यान समझिए, और चर्च शिथिल पड़ गया, तो आज भी चर्च शिथिल है, यानी कि पोप शिथिल है और राज्य सक्रिय है। पोप आपका कह सकते हैं वेटिकन सिटी में शांति से बैठा रहता है, और राज्य अपना क्या करते हैं? काम। उसी समय आज भी हारा हुआ। अब जब राज्य जीत गया
तो अब राज्य जब जीत गया तो उसका एक छत्र शासन हो गया। आपका हर एक मामले में वह आदेश पारित करने लगा राजा। तो जब भी कोई व्यक्ति एकाधिकार हो जाता है शासन पर या किसी भी मामले में होता है, कोचिंग के मामले में, शिक्षा के मामले में, व्यापार के मामले में, अगर किसी व्यक्ति का एकाधिकार किसी शहर में हो जाए तो देखिए वह कितनी मनमानी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखेगा, उल्टा सीधा बोलता रहेगा, क्योंकि उसे मालूम रहेगा ये जाएंगे कहाँ, आएंगे तो कहाँ, हमारे यहाँ ही आएंगे। और जो भी प्राचीन काल में तो आप देखते थे कि अगर केवल सभा हो जाती थी तो राजा डर जाता था कि लग रहा है कि अब हमारा तख्ता क्या होगा, पलट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोचिंग के भी मामले में यही होता है। और आपने देखा होगा, कर सकते हैं, फिल्म भी आपका सुपर 30 बनी थी और सेम नियम आपका चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप कानूनपुर इत्यादि जगह जाएंगे तो वहाँ मर्डर टीचरों का ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ सुपर 30 का मामला ज़्यादा गर्म रहता है। यहाँ ये तो प्रयागराज है भाई, अपना सब खाए पिए, लेकिन प्रयागराज में दुर्भावना लोग ज़्यादा रखते हैं, सद्भावना कम, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रकृति का नियम है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो जो भी व्यक्ति पहले से आगे हैं उसको दबाने का प्रयास करेगा। अब कुछ व्यक्ति आगे बढ़ जाएंगे और कुछ व्यक्ति क्या होंगे, दब जाएंगे। इसमें तो देखिए फिर वही बात हुई कि राजा इधर विजयी हुआ, तो अब राजा ने क्या काम किया कि जो जनता के प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार थे, यानी कि नेचर ने जो हमें अधिकार दिया है, अब राजा धीरे धीरे उन अधिकारों को जनता को टार्चर करके छीनने लगा। यानी कि जब राजा या राज्य बलशाली हो गया, उसका एक छत्र राज्य हो गया, तो राजा निरंकुश हो गया और जनता के अधिकारों को छीनने लगा। अब ये है कि जनता त्राही कर रही थी कि हमारा अधिकार दीजिए, और आप क्या कह सकते हैं कि राजा कह रहा था कि मैं बड़ा, मैं चाहूँ तो आपके राइट को क्या कर सकता हूँ, छीन सकता हूँ। ये विवाद चला। इस विवाद को निपटाने के लिए फिर 3 विद्वान आएंगे आगे। कौन कौन? आप, लाख, रूस। कौन विद्वान आएंगे? आप, लाख, रूस, जो राजस्थान में खूब पढ़ा जाता है, या तो शॉर्टकट में पढ़ा जाएगा। देखिए आपका जनता, राज्य कहता था कि नहीं हम सर्वे सर्वा, जनता कहती थी कि हमारे अधिकार न छीनिए। तो सबसे पहले जनता विजयी होती है और वह सन आता है 1215 का इंग्लैंड में, और 1215 ईस्वी में, यानी कि 1215 ईस्वी में आप क्या कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा आता है। क्या आता है? इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आता है। मैग्ना का मतलब हुआ बिग, बिग माने बड़ा, और कार्टा का मतलब हुआ चार्टर, यानी कि विलेख या दस्तावेज, यानी कि बहुत बड़ा क्या दस्तावेज। भाई मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हुआ? मैग्ना का मतलब बिग और कार्टा का मतलब होता है चार्टर। तो बिग मतलब क्या हुआ? बड़ा, और चार्टर मतलब विलेख या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। तो आखिर कितना बड़ा विलेख था कि मैग्ना कार्टा कहा गया? भाई आपका दस्तावेज बड़ा नहीं था कि मैग्ना कार्टा कह दिया गया, उसका भावार्थ निकाला जाता है। और भावार्थ ये है कि चूंकि सर्वप्रथम आपका कह सकते हैं कि जनता राज्य के खिलाफ आंदोलन करके जीती थी, और राजा ने जो जनता के अधिकारों को छीन लिया था, केवल उनमें से कुछ अधिकारों को बहाल किया या जनता को वापस कर दिया। सभी नहीं, केवल कुछ अधिकार। चूंकि शुरुआत हो गई कि जनता सर्वप्रथम विजयी रही, ऐसी दशा में इस चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मैग्ना कार्टा का मतलब ये हुआ कि जनता के अधिकार पुनः क्या होने लगे, प्रतिस्थापित, और जनता के अधिकार पुनः कुछ अधिकार ही दिए गए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहीं से अधिकारों की क्या हो जाती है शुरुआत, मैग्ना कार्टा से। अब फिर जनता अपना लड़ाई लड़ती रहती है और राजा से अपने अधिकार पाती रहती है। आज भी ये लड़ाई जारी है और जनता आंदोलन करती है और सरकार से मांग करती है कि ये कानून बदला जाए, वो कानून बदला जाए, हमें ये अधिकार दिया जाए। और तमाम भारत में आंदोलन हम दिखाएंगे जिसमें कि सूचना का अधिकार इत्यादि, जहाँ की आंदोलन द्वारा पाया गया। आपका लोकपाल भी आंदोलन द्वारा आया, ये लास्ट में भारत में देखा जाएगा। लेकिन कहानी को यह मैंने ऐसे कहानी वाइज पढ़ी है जो थोड़े प्राकृतिक विचारधारा। तो आपका पोप ग्लेसियस का लिखवा दिया जाए, दो शक्तियों के बीच का सिद्धांत, तब आगे बढ़ा जाए। ये आ गया ना कि क्या हुआ था 500 ईस्वी में पोप और राज्य के बीच, क्या मैंने चर्च और राज्य के बीच विवाद। लिखिए भाई आपका पोप ग्लेसियस, लिख लिया ना हेडिंग, इसमें लिखिए लगभग 500 ईस्वी के समय, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, लगभग 500 ईस्वी के समय लगभग 500 ईस्वी के समय इंग्लैंड में चर्च और राज्य के बीच, चर्च और राज्य के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। चर्च और राज्य के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन उच्च है। विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन उच्च है। इस विवाद के निपटाने इस विवाद को निपटाने के लिए पोप ग्लेसियस ने इस विवाद को निपटाने के लिए पोप ग्लेसियस ने दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोर्ट में लिख लीजिएगा, इसे कहा जाता है आपका दूसरी भाषा में दो तलवारों के बीच का धार का सिद्धांत। आसान थोड़ा हो सकता है भाषा, दो तलवारों, कोर्ट में लिखिएगा, दो तलवारों के बीच की धार का सिद्धांत। कोर्ट मत कर दीजिए, सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा यह कहा कि, कोर्ट के बाद लिखिएगा, तथा यह कहा कि प्रशासनिक मामले में राज्य बड़ा होगा और धार्मिक मामले में चर्च। प्रशासनिक मामले में राज्य बड़ा होगा और धार्मिक मामले में चर्च। देखिए, इस सिद्धांत के बावजूद भी विवाद सॉल्व नहीं हुआ, यानी कि विवाद निपटा नहीं। इस सिद्धांत के बावजूद भी विवाद बना रहा, ऐसा लिखिएगा भाई,
विवाद बना रहा तथा राज्य विजयी हुआ। यानी कि चर्च हार गया और कौन विजयी हुआ? राज्य। आइए अब लिखिए, आपका दो काल हो गए भाई, प्राचीन काल और दूसरा कौन? डार्क एज, मुख्य रूप से। तीसरा काल लिखिए मध्य काल, मिडिल एज। आपका काल खंडवार चल रहा है, मैंने प्राकृतिक विचारधारा। तीसरा लिखिए मिडिल एज या मध्य काल। लिखिए ये था आपका 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इस काल में मुख्य रूप से जो विधि शास्त्री आए वे आए संत थॉमस एक्विनास। लिखिए भाई, इस काल में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस काल में मुख्य विधि शास्त्री एक कही थे, मुख्य विधि शास्त्री संत थॉमस एक्विनास थे। हो सकता है संत थॉमस एक्विनास थे। इनका कोटेशन आ चुका है भाई। देखिए इनके बारे में कैसे क्वेश्चन बना है। ये बना है क्वेश्चन कि विधि के बारे में ईसाई सिद्धांत की व्याख्या किसने की, या आपका बाइबिल के आधार पर विधि की व्याख्या किसने की, या ईसाई धर्म के आधार पर प्राकृतिक विधि की व्याख्या किसने की, यही आपका पूछा गया है। या आपका यानी कि जब भी ये पूछे कि आपका ईसाई धर्म के आधार पर या बाइबिल में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर विधि की व्याख्या किसने की या नेचुरल लॉ की व्याख्या किसने की, तो आप क्या मारेंगे? संत माने थॉमस एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास। यानी कि इन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए, लेकिन बाइबिल में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर। और इन्होंने क्या कहा? एक लाइन इनका कोटेशन है। इन्होंने ये कहा कि विधि, प्राकृतिक विधि के बारे में इन्होंने ये कहा कि जो अच्छा है उसे किया जाना चाहिए और जो बुरा है उसे त्याग देना चाहिए। बस एक लाइन का कोटेशन, ज्यादा नहीं पढ़ना है। यानी कि इन्होंने ये कहा, तो सभी लोग कह सकते हैं, समाज के आप भी कह सकते हैं कि जो अच्छा है वह किया जाए और जो बुरा है वह क्या कर दिया जाए, क्या। इन्होंने विधि को 4 वर्गों में बांटा। लिखिए उसके बाद बताते हैं 4 वर्ग। लिखिए भाई पहले। हाँ, इन्होंने विधि के संबंध में ईसाई सिद्धांत की व्याख्या की। आ चुका है क्वेश्चन ये। इन्होंने विधि के सिद्धांत, विधि के संबंध में, इन्होंने विधि के संबंध में ईसाई सिद्धांत की व्याख्या की। ईसाई सिद्धांत की व्याख्या की। बड़ी देकर और लिखे इसमें, इन्होंने अपना सिद्धांत बाइबिल के आधार पर दिया। इन्होंने अपना सिद्धांत बाइबिल के आधार पर दिया। जैसे अगर थोड़ा घुमाए भी शब्द तो सतर्क रहना है। ये नहीं कि यही वाक्य देगा, ये जरूरी नहीं।
जैसे ही आपको लगे कि धर्म के आधार पर प्राकृतिक विधि की क्या की जा रही है व्याख्या, तो किसको मारेंगे? संत थॉमस एक्विनास। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इनका मानना था कि जो भला है उसे किया जाना चाहिए और जो बुरा है उसे त्याग देना चाहिए। जो भला है उसे किया जाना चाहिए और जो बुरा है उसे त्याग देना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। इन्होंने सुम्मा थियोलॉजिया किताब लिखी। सुम्मा थियोलॉजिया लिखिए। सुम्मा सु आगम फिर मा सुम्मा थियोलॉजिया। सुम्मा थियोलॉजिया सुम्मा थियोलॉजिया पुस्तक लिखी। अगला लिखे। इन्होंने विधि को 4 वर्गों में बांटा। इन्होंने विधि को 4 वर्गों में बांटा। इन्होंने ला को 4 वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में। पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए भाई, ईश्वरीय विधि यानी कि डिवाइन लॉ। ईश्वरीय विधि यानी कि डिवाइन लॉ कहा जाता है। लिखिए, इसमें लिखते रहिए ईश्वरीय विधि क्या होती है। लिखिए, विधि के लिए यह ईश्वर की योजना होती है। चारों में एक लाइन लिखना है। पहला ईश्वरीय विधि लिखवा रहे हैं। विधि के लिए यह ईश्वर की योजना होती है। यह केवल ईश्वर ही जान सकता है, माने मानव के बस की बात नहीं है। यह केवल कौन जान सकता है? ईश्वर। यह केवल ईश्वर ही जान सकता है। काट दीजिए भाई वो थोड़ा। पहला में जो लिखे हैं आपका उसको नहीं, डिवाइन लॉ आपका उसको शाश्वत विधि लिखिए। परपेचुअल लॉ उसको डिवाइन लॉ काट दीजिए, उसकी जगह पर पूरा ना काटिए, बस एक शब्द काटना है। जो ये आप शाश्वत विधि लिख माने जो आप ईश्वरीय विधि लिखे हैं उसको काट के वहां बना लीजिए शाश्वत विधि। यानी कि आपने ईश्वरीय विधि लिखा था उसको काट कर बना लीजिए परपेचुअल लॉ। और वाक्य सही है, परपेचुअल लॉ या शाश्वत विधि। फिर एक बार देखिए, शाश्वत विधि पहला है या परपेचुअल लॉ, यह भगवान की योजना है और इस योजना को कह सकते हैं विधि के लिए। इस योजना को कोई नहीं जान सकता, तो केवल कौन जान सकता है? भगवान। दूसरा लिखिए प्रकार प्राकृतिक विधि, यानी कि दूसरा प्रकार है प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल लॉ। लिखिए नेचुरल लॉ। मानव में जो युक्ति यानी कि रीजन, मानव में जो युक्ति तथा विवेक होता है, मानव में प्राकृतिक विधि में लिखना है। दूसरे में मानव में जो युक्ति एवं विवेक होता है
मानव में जो युक्ति एवं विवेक होता है उसे प्राकृतिक विधि कहा जाता है। उसे प्राकृतिक विधि कहा जाता है। तीसरा लिखिए ईश्वरीय विधि। तीसरा ईश्वरीय विधि है डिवाइन लॉ। तीसरा आपका ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि आपका देखिए क्या है, धर्म ग्रंथों में वर्णित विधियां, जैसे कि कुरान में जो है, वेद में है, बाइबिल में, ये धर्म ग्रंथों में वर्णित विधियां हैं। और इसे क्या कहते हैं आपका माने वो आपका एक्विनास, थॉमस एक्विनास, इसे ही डिवाइन लॉ कहते हैं। लिखिए इसमें क्या लिखना है, धर्म ग्रंथों में उल्लिखित विधियां ईश्वरीय विधि होती हैं। धर्म ग्रंथों में उल्लिखित विधियां ईश्वरीय विधि होती है। जैसे कुरान, कामा दीजिएगा बाइबिल, वेद इत्यादि में वर्णित कानून। जैसे कुरान, कामा दीजिए बाइबिल या वेद में वर्णित आपका नियम या विधि। चौथा लिखिए, चौथा आपका मानव निर्मित विधि। मानव निर्मित विधि मानव निर्मित विधि लिखवाना क्या, जो कौन बनाए, मानव। और क्या एक लिख दीजिए, इसमें कौन, इसमें तो सबको आ जाएगा। मानव निर्मित विधि माने जो मानव बनाए, मानव के लिए, भगवान के लिए तो बनाएगा नहीं। देखिए मानव द्वारा बनाई गई विधि। इस प्रकार आपका मिडिल एज भी समाप्त हो गया, यानी कि मध्य युग भी समाप्त हो गया। अब आइए हेडिंग डालिए, चौथा काल चौथा काल अब आ जाए पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल या रिफॉर्मेटिव एज। रिफॉर्मेटिव एज या पुनर्जागरण काल, या इसको अन्य नाम दिया जाता है। यूपीजे में थोड़ा दूसरा नाम बना है, 3-4 नाम हम लिखवा रहे हैं। आपका गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब सुनहरा काल, गोल्डन एज। फिर आपका स्वर्णिम काल, लिखते रहिए आबली करके। गोल्डन एज के बाद आपका स्वर्णिम काल, फिर आपका ज्ञानोदय काल, एक ही को कहते हैं ज्ञानोदय। जो यूपीजे में लिखा है सब, मैंने जो लिखा था आपका पेपर में, वह ये सब न लिखकर आपका गौरवान्वित काल लिखा था। कौन काल को, गौरवान्वित काल, गोल्डन एज ही को कहते। लिखिए हिंदी में भाई, गौरवान्वित काल। गौरवान्वित, गौरवान्वित काल यानी वही हुआ गोल्डन एज भी हुआ। देखिए शब्द में बस अंतर है। आपका गौरवान्वित काल, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्राकृतिक विचार, क्वेश्चन ये बनता है कि प्राकृतिक विचारधारा कब अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चरमोत्कर्ष पर थी का मतलब सबसे ऊपर थी, तो उसी को गौरवान्वित काल कहा जाता है। ये काल लिखिए भाई आपका 15वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक।
आपका गौरवान्वित काल, ये इसका कार्यकाल देखा जाता है 15वीं शताब्दी से कहाँ तक 18, ये भी पूछ सकता है। अब गौरवान्वित काल या गोल्डन एज में 4 विद, 3 तो मुख्य रूप से, लेकिन एक और आते हैं, 4 विधि शास्त्री आते हैं। पहले उनका नाम लिख लीजिए, कौन कौन आते हैं। पहला आपका ह्यूगो ग्रोसियस आएंगे, ह्यूगो ग्रोसियस, उसके बाद हाफ लाक रूसो, चारों का नाम लिखिए। तो पहला हो गया ह्यूगो ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस, दूसरे हो गए हाफ्स, इसके बाद तीसरे हो गए लाक, ह्यूगो ग्रोसियस, इसके बाद कौन हाफ, इसके बाद कौन लाक, और इसके बाद कौन जान। तो हाफ लाख जान क्रम से याद रखिएगा, मिलाने के लिए आता है। नहीं, हाफ लाख रूसो कहते हैं, हाफ लाख रूसो जान रहे। फिर एक बार देखिए, हाफ लाख रूसो, फिर एक बार देखिए भाई, बताया जाए। ह्यूगो ग्रोसियस, हाफ लाख, और तीसरा मतलब चौथा रूस। अब आपका लिख के पैराग्राफ चेंज करके तब शुरू किया जाए विद्वानों का। देखिए, इस काल में प्राकृतिक विधि अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस काल में प्राकृतिक विधि, ये क्वेश्चन आ चुका है। इस काल में प्राकृतिक विधि अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि सबसे ज्यादा मान्यता दी गई, चरमोत्कर्ष पर थी। आइए पहला विद्वान अब देखा जाए क्या कहते हैं, लिखे ह्यूगो ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस। पहला विद्वान जो ह्यूगो ग्रोसियस आते हैं, आपका इनके बारे में थोड़ा समझिए। ये प्राकृतिक विधि के आपका कह सकते हैं कि सबसे बड़े समर्थक। पहला ये डच विद्वान थे, यानी कि डच विधि शास्त्री थे, और आपका प्राकृतिक विधि के सबसे बड़े समर्थक थे। और इन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है या अंतरराष्ट्रीय विधि है, उसका आधार नेचुरल लॉ, ये जो आपका जे में काम करता है अंतरराष्ट्रीय संगठन, कि किसने आपका कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार प्राकृतिक विधि माना है। तो किसने माना है? ह्यूगो। इन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, कि इंटरनेशनल लॉ का फादर कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक कौन है? ह्यूगो ग्रोसियस। तीसरा क्वेश्चन, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को अंतरराष्ट्रीय विधि न करके राष्ट्रों की विधि कहा, यानी कि लॉ ऑफ नेशंस। तो ह्यूगो ग्रोसियस ने अंतरराष्ट्रीय विधि को क्या नाम दिया? लॉ ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्रों की विधि। तो आखिर अंतरराष्ट्रीय विधि को, ये भी क्वेश्चन बना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि को अंतरराष्ट्रीय विधि नाम किसने दिया? तो जर्मी बेंथम। रटे रहे, किसने? ये हमेशा रटे रहे, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। इन्होंने कहा क्या? देखिए, इन्होंने ये कहा कि आपका कह सकते हैं कि विधि उचित युक्ति का आदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव को प्रकृति ने मानव को तर्क बुद्धि दी है, और मानव अपने तर्क बुद्धि से ये जान सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो भिन्न भिन्न देश होते हैं, वे आपका अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वे मानते हैं कि हमारा कर्तव्य है
कि हम प्रकृति प्रदत्त नियमों का पालन करें, और प्रकृति ये कहती है कि सबका सम्मान करिए और इसी आधार पर आपका सबको बराबर मानिए, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, और इसी आधार पर सभी देश एक दूसरे के बराबर हैसियत रखते हैं, चाहे वह देश छोटा हो या बड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय विधि में उद्देश्य पढ़ाया जाएगा जब शुरू किया जाएगा कि सभी देश क्या होंगे, समान के असमान समान। और ये तो आपका 15वीं शताब्दी में ही किसने शुरुआत कर दी थी? ह्यूगो ग्रोसियस। आपका ह्यूगो ग्रोसियस बस एक लाइन कि जो राष्ट्रों के आपस के रिलेशन है वह प्राकृतिक विधि पर ही आधारित है। सभी राष्ट्रों की सरकारें समान हैं, समान हैसियत रखती हैं, और सभी देशों का ये कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें कि न करें, पालन करें। क्यों पालन करें? क्योंकि इसका बेस क्या है? नेचुरल लॉ, यानी कि प्राकृतिक। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बारे में ज्यादा कहा और आपका राष्ट्रीय के बारे में कम कहा, इसमें कोई शक नहीं। लिखिए भाई इसको, ह्यूगो ग्रोसियस कालखंड लिख लीजिए 1583 से लेकर 1643, यानी कि 1583 से लेकर 1643 यानी कि 1643 ईस्वी। लिखिए इसमें ये डच हेडिंग डाले ना ह्यूगो ग्रोसियस। लिखिए ये डच विधि शास्त्री थे। ये डच विधि शास्त्री थे। इन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। इन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है।